आगे हम लोग को पढ़ना है वन्य जीवों के प्रति भारत की आस्था। ठीक है, वन और वन्य जीवों के प्रति जो है ना हम लोग का जो आस्था है ना, जो हम लोग का मान्यता है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है ना। हम लोग जिस तरह से देवी देवता की पूजा करते हैं ना, भगवान को मानते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पेड़ पौधा और पेड़ पौधा में जंगल में रहने वाले जानवरों को भी मानते हैं, है ना। जैसे कि गाय को मानते हैं, शेर को मानते हैं ना। शेर को क्यों मानते हैं? क्योंकि यह माना जाता है कि जो दुर्गा जी है उनका सवारी है शेर, है ना। बैल को मानते हैं, माना जाता है शंकर जी का सवारी है ना। उसी प्रकार से हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, समय समय पे बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, अन्य पेड़ों की पूजा करते हैं, है ना। तो वह हम लोग का आस्था है, मान्यता है। देखिए भगवान और जो जिस भगवान को मानता है तो सब कुछ है, नहीं मानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। जो नहीं मानता है नास्तिक, जो मानता है वह आस्तिक, है ना। तो नास्तिक और आस्तिक जो है ना मन के भीतर होता है। अगर आपको मान्यता है कि भगवान होते हैं तो आप भगवान को मानते हैं, अगर आपकी मान्यता है कि भगवान नहीं होते हैं तो भगवान नहीं होते हैं, यह आपकी अलग मान्यता है ना। तो मानने के अनुसार तो वही वह जो है ना हम लोग का आस्था। अगर कोई आदमी ही क्यों नहीं हो, अगर आपको पसंद आए कि हाँ यह बहुत अच्छा आदमी है, आप उसको मानते हैं, इसका मतलब है कि उस आदमी के प्रति आपका क्या है, आस्था है। अगर वह आदमी, कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, आप उसको नहीं मानते, इसका मतलब है कि उस आदमी के प्रति आपका आस्था नहीं है ना। उसी प्रकार से दुनिया में बहुत पेड़ पौधा है ना, लेकिन कुछ पेड़ पौधा को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, सबको तो नहीं मानते हैं। खजूर के पेड़ की पूजा करते हुए देखे किसी को? नहीं। क्या खजूर जो है ना खराब फल मतलब देता है? खजूर का फल खराब होता है? नहीं। खजूर का जो रस होता है खराब होता है? नहीं। जो तारी बोलते हैं ना, खराब होता है? नहीं, खराब नहीं होता है। सुबह का जो है ना उसका जो रस होता है वो मीठा होता है ना। उसी को जो है ना उसको धूप लगा देता है तो उसमें जो है ना नशा हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तार के फल को जो है ना सब कोई काट काट के खाता है ना। उसी फल का, वही फल को जो है ना रस बना के जब निकाला जाता है तो उसी को लोग तारी कहता है और उसको खराब मानता है कि नहीं है। लेकिन उसकी पूजा कोई करता है? नहीं। आप देखिएगा पूजा पाठ में खजूर का, तार का जो है ना झाड़ू वगैरह जो होता है ना उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है ना। और उसी के प्रजाति का एगो पेड़ है नारियल, उसका हर एक पूजा में उपयोग किया जाता है कि नहीं है। तो यह अपना एक अलग मान्यता है, आस्था है ना। छुहारा का उपयोग देखते हैं ना लोग पूजा पाठ में करता है ना। छुहारा किस चीज से बनता है? खजूर से बनता है ना। वही खजूर जिसको लोग नहीं मानता है, उसी खजूर से छुहारा बनता है तो लोग क्या करता है, पूजा करता है। यानी एक अलग आस्था है लोगों के मन में, है ना, एक अलग भावना है ना। जो अच्छाई दिखेगा ना, जो जिसके मन में मतलब अच्छाई, अगर जिसके प्रति अगर आपको अच्छाई दिखाई दे रहा है तो आप उसका बुराई भूल जाइएगा। अगर किसी के मन में, किसी के प्रति आपको बुराई दिखाई दे रहा है तो आप उसकी अच्छाइयों को भूल जाइएगा, है ना। बस ये आपके मान्यता के ऊपर निर्भर होता है। तो हम लोग को इसमें यही पढ़ना है कि वन और वन्य जीवों के प्रति हम लोग का क्या आस्था है, किसका किसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं, किस प्रकार से हम उसको रखते हैं ना। अब बताइए, आपके सामने में ना किसी जानवर को मारने का बात आता है ना, तो आप उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, उतना उसको सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको उसके प्रति आस्था नहीं है ना। मुर्गा को काट काट के खाते हैं, है कि नहीं? खाता है ना सब, कुछ गोड़ा 1-2% नहीं खाता हो, बाकी सब खाता है ना। अगर वही देखिएगा ना, अगर आप मान लीजिए कि किसी दूसरे, एगो मोर है, अगर उसको कोई मार दे, ठीक है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, कोई अगर मार देता है, गलती से भी मार देता है, उसको जीवन भर के लिए सजा मिल जाएगा अगर पकड़ा जाता है। क्यों? मोर के अंदर भी उतना ही मतलब प्राण है, उतना ही आत्मा, उतना ही सब चीज है जितना एक मुर्गा के अंदर है ना। इसको श्रेय ज्यादा नहीं दिया जाता है क्योंकि इसकी मान्यता क्या है, कम है। मोर की मान्यता हम लोग के देश में क्या है, ज्यादा है ना।
दिया हुआ वन और वन्य जीवों के प्रति भारत में एक विशेष प्रकार का लगाव है, और यह लगाव सब जगह नहीं देखने को मिलता है ना। अन्य जगह पे जाइएगा इस प्रकार के लगाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप और जगह भी पढ़ते होइएगा, है ना, समझ, और जगह भी स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं कहीं पे आपको ऐसा का लगता होगा, कोई टीचर से ज़्यादा लगाव हो जाता होगा, है ना। कोई टीचर ऐसा का लगता होगा कि बा यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो खाली पढ़ के चल जाते हैं, लगाव ज़्यादा नहीं है ना। तो वही दिया हुआ है कि हम लोग को जो है ना एक विशेष प्रकार का पेड़ पौधा से क्या है, हम लोग के देश में ही लगाव है, अन्य देशों में इतना लगाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, धार्मिक रूप से भी अनेक वृक्ष और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पीपल, बरगद, तुलसी, आम, महुआ, कदम, सखुआ इत्यादि के पेड़ कहीं नहीं पूजे जाते हैं, सिर्फ इसको कहाँ पे पूजा जाता है, भारत में ही पूजा जाता है। भारत में किसी को पीपल का पेड़ काटने के लिए कह दिया जाए, वो नहीं काटेगा, है ना। हमारा घर में एगो पीपल का पेड़ हो गया था, मतलब कि पुराना घर है, टूटा फूटा घर था, है ना, उसको कोई काटिए नहीं रहा था, बोले बड़का पेड़ हो गया था, हम कहे कि फ्री में बिना पैसा के तू काट के ले जाओ, नहीं ले जा रहा था, कोनो लिए नहीं जा रहा था, लिए नहीं जाता, काट में नहीं करता है, कहता है पीपल का पेड़ काटना क्या है, एक मतलब पाप हो जाएगा, है ना। यह मान्यता उस समय के लोग शुरू से लोग फैलाते चला है। पीपल का पेड़ में ऐसा का कोनो नहीं है कि भगवान रहते हैं, मानिए तो सब पेड़ में भगवान है, नहीं मानिए तो किसी में भगवान नहीं है ना। पीपल के पेड़ के लिए मान्यता लोग इस प्रकार से बढ़ाया कि पीपल का पेड़ जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है ना। अगर उसका कटाई ज़्यादा मात्रा में होगा तो वह ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो लोग एक अफवाह फैलाए ना कि पीपल के पेड़ में क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं, है ना, उसको काटने पर क्या होगा, सजा मिलेगा, है ना, तकलीफ होगा, दुख होगा, जिसके कारण लोग डर के मारे पीपल के पेड़ का कटाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया, पीपल का पेड़ का कटाई नहीं करेगा, इसलिए लोग पीपल के पेड़ का कटाई नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यह एक मान्यता है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं ना। एगो वट वृक्ष का पूजा का एगो दिन आता है, पता ना, हम देखे हुए कई बार मम्मी लोग को जाते हुए, तो उस समय बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, उसका तुलसी के पेड़ का पूजा तो लगभग हर एक आदमी के घर में तुलसी का पेड़ होगा, पौधा होगा, शाम के समय ना दीपक जलाया जाता है, पूजा किया जाता है ना। आम का पेड़ और महुआ का पेड़ सबसे पहले विवाह करवाया जाता है, तब आदमी का विवाह होता है ना। उसके बाद कदम का पेड़ का पूजा करते हुए नहीं देखे, लेकिन होता होगा कहीं कहीं पे, सब जगह दुनिया में, भारत इतना बड़ा है, कहीं पे होता होगा, है। सखुआ का पेड़, है ना, ये सभी पेड़ कहीं ना कहीं पे जो है ना क्या होता है, पूजे जाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में नदियों, वृक्षों, जंतुओं को स्वाभाविक रूप से परोपकारी माना गया है। नदियों की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है, और जंतुओं की भी पूजा की जाती है। ठीक है, उन्हीं के समान परोपकारी स्वभाव के मनुष्य को श्रेष्ठ या महानतम माना जाता है, और जो इनकी पूजा करते हैं उन्हीं को जो है ना श्रेष्ठ और महानतम माना जाता है ना। यानी वैसे लोग जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं ना, पेड़ पौधों को मानते हैं, कटाई नहीं करते हैं ना, नदियों को पूजते हैं, वैसे लोगों को परोपकारी माना जाता है। यानी यह माना जाता है कि वैसे लोग क्या है कि इस समाज के लिए ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, अब इसमें संस्कृत में एक वो श्लोक दिया हुआ है, संस्कृत तो हमको पढ़ने आता नहीं है कि हम पढ़ के बताएं, क्या लिखा हुआ है रे, परोपकाराय फलंती वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहनति गावः। नहीं आता है ना, थोड़ा सा आगे चलिए। 2 नंबर, बौद्ध और जैन धर्मों में अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म को जब आप अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उसमें बताया गया है अहिंसा परमो धर्म। यानी अहिंसा मतलब होता है कि मतलब पाप नहीं करना, मारपीट नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, धर्म है ना। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो किसी को दुख नहीं देना, यही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। और महात्मा बुद्ध जो है ना अपने हर एक उपदेश में यह बात बताते थे कि हम लोग को जो है ना मतलब किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, है ना। अगर हमारे वजह से किसी को दुख तकलीफ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है, हम हैं, है ना। दिया हुआ 487 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने कहा था, पेड़ एक विशेष
असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है ना। 487 ईसा पूर्व, देखिए ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर होता है। हम लोग अभी कोई भी चीज देखते हैं ना, लिखते हैं ना, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2025 ईस्वी, इसको ईस्वी पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले पूर्व लगा दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 2025 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 2025 ईस्वी का मतलब हो गया कि जो अभी चल रहा है, और जैसे इसमें पूर्व लगाइएगा ना, तो यह 4050 साल पहले चल जाइएगा आप। ठीक है, क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व लिखते हैं। तो 2025 ईसा पूर्व अगर लिख दे तो यानी 2025 साल अभी और 2025 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4050 साल पहले चल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो वही कह रहा है कि 487 ईसा पूर्व, यानी 487 ईसा पूर्व, यानी आज से कितना साल पहले, तो 2025 ईस्वी, यह सॉरी 487 है ना, और 487 साल ईसा पूर्व। अभी टोटल को जोड़िएगा तो 7 5 12 और 2 10 1 11 5, यानी 2512 साल है ना पहले ना भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि पेड़ एक विशेष असीमित और दयालु वस्तु है। पेड़ क्या है, एक ऐसा दयालु वस्तु है ना कि वह जो है ना, मतलब कि उसको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह जो है ना उसी आदमी को, यानी पेड़ को अब आप काटने जाइएगा ना तो आपको छाया देगा। धूप से अब अगर पेड़ है उसको काट रहे हैं, आपको उस समय भी छाया देता है ना। पेड़ का फल हम लोग तोड़ लेते हैं, बदले में पेड़ हमसे कुछ भी नहीं मांगता है ना। पेड़ ऑक्सीजन देता है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगता है ना। यानी पेड़ एक ऐसा दयालु व्यक्ति है जो अपना सर्वस्व जो है ना क्या करता है, न्यौछावर कर देता है, यानी सब चीज हमको दे देता है, लेकिन बदले में हमसे कुछ मांगता नहीं है ना। देखे है ना, पेड़ कुछ नहीं मांग। इसी पर एक कहानी शायद 7वां या 8वां क्लास की किताब में पढ़ना है, दानी पेड़ के बारे में, है ना, जिसमें हिंदी की किताब में आप पढ़े होइएगा। पेड़ जो है ना, जरूरत पड़ने पर पेड़ जो है ना आदमी को सब कुछ दे देता है, लेकिन बदले में आदमी से वह कुछ नहीं लेता है ना। तो वही कहा गया है कि पेड़ क्या है, एक अत्यंत दयालु ना जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, जो अपने जरूरत के लिए किसी भी चीज की मांग नहीं करता है। ठीक है, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, और जो है ना मतलब कि दानशीलता के लिए, दान करने के लिए अपने जीवन का हर एक वह क्रिया जो है ना क्या करता है, दान में दे देता है। ठीक है, दिया हुआ यह सभी की रक्षा करता है एवं स्वयं कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं जो कुल्हाड़ी चलाते हैं, कुल्हाड़ी समझते हैं ना, जो लकड़ी का कुल्हाड़ी होता है, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पेड़ को काटने जाता है उस वृक्ष को भी क्या करता है, सॉरी उस व्यक्ति को भी क्या करता है, छाया प्रदान करता है। आदमी को इससे कुछ तो सीखना चाहिए, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आदमी को इससे कुछ सीखना चाहिए ना। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक हुए ना, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। ठीक है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी यानी आज से लगभग 2100 साल पहले ना महर्षि चरक जो है ना आयुर्वेद के ज्ञाता हुए। आयुर्वेद जानते हैं ना, आयुर्वेद जानते हैं कैगो वेद होता है, मतलब कि सॉरी जो चिकित्सा इलाज जो किया जाता है उसमें क्या प्रकार का दवा होता है, 3 प्रकार का, एगो होम्योपैथिक होता है, एगो एलोपैथिक होता है, और एगो आयुर्वेद होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद जो जड़ी बूटी को मिला के बनाया जाता है उसको आयुर्वेद कहते हैं ना। तो आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे उनका मतलब जो जनक थे, जनक मतलब समझते हैं ना, आयुर्वेद के पिता किसको कहा जाता है, महर्षि चरक को कहा जाता है। वे अपनी चरक संहिता में 200 प्रकार के उपयोगी पशु और 340 प्रकार के उपयोगी पौधे का उल्लेख करते हैं ना। उनका किताब है जिसका नाम है चरक संहिता, उसमें 200 प्रकार के उपयोगी जीव और 340 प्रकार के उपयोगी पौधे का जो है ना क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, और यह बताते हैं कि उसके किस पार्ट से ना, यानी उस पेड़ के या उस जीव के किस पार्ट से कौन सा रसायन मिलाकर के कौन सा दवा बनाया जाता है, इस सब चीज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इनकी उपयोगिता का वर्णन भी किया गया है, इनका उपयोग किस प्रकार से करना है इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अब हमको भी यह बात पता नहीं है, लेकिन हम अपने घर में अक्सर देखते हैं मम्मी
आंटी जी लोग को अगर कोई समस्या होता है ना, कुछ ध्यान में नहीं है, या कोई ऐसा का बीमारी होता है, जिस समय जो है ना वो लोग को देखते हैं कि हम लोग के पान का जो ब्रेव में जो पान होता है ना, उसके जड़ का इस्तेमाल वो लोग करता है कभी कभी, मतलब कि पीस के पीता है कुछ बीमारी में, ठीक है। हमको ध्यान में नहीं किस बीमारी में पिया जाता है, लेकिन पीता है लोग, ठीक है। यानी यह एक मतलब कि क्या हुआ, आयुर्वेद के तहत हो जाता है, ठीक है। आगे लगभग 2400 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट ने एक लंबी सड़क के किनारे पेड़ लगवाए, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से पुकारा जाता है। उसी अशोक सम्राट ने बिहार के उत्तरी भाग में चंपा के वृक्षों से सैकड़ों किलोमीटर वनों का विकास किया, इसीलिए आज इसे चंपारण यानी चंपा प्लस अरण्य के नाम से पुकारा जाता है। इस वन में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यह बात आपको सरस्वती पूजा के दिन हम बताए हुए थे, है ना, कि सम्राट अशोक जो थे ना, उत्तरी बिहार में जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे चंपा का पेड़ अधिक मात्रा में लगवाया था ना, और इस जंगल का नाम रखा था अरण्य वन। यहाँ पे पशुओं को मारना क्या था, वर्जित था, यानी आप पशुओं को मार नहीं सकते हैं ना। और चंपा प्लस अरण्य को मिला करके इस जगह का नाम क्या पड़ा, चंपारण, ठीक है। उसी प्रकार से 1731 की एक घटना है। इस समय राजस्थान के जोधपुर जिले में विश्नोई गांव के पास जंगल में लकड़ी के कटाई को रोकने के लिए तत्कालीन महाराज ने कुछ आदमी भेजे ना, यानी उस समय के जो महाराज थे वह क्या किए, विश्नोई गांव में, यह वही विश्नोई है जिसका नाम आप लोग अभी कुछ दिन पहले चर्चा में सुने होगा, लॉरेंस विश्नोई के नाम से, जो मृग की हत्या पे जो है ना क्या किया था ना, मतलब कि सलमान खान को मारने का धमकी दिया था, है ना। यह वही विश्नोई समाज है और यह हकीकत घटना है, ठीक है। तो लॉरेंस विश्नोई, सॉरी, ये उस समय विश्नोई समाज में जो है ना क्या हुआ, उस समय जो गांव है वहां पे एक उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, यानी उस समय जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, लकड़ी की कटाई करने के लिए, यानी राजमहल वगैरह बन रहा था तो लकड़ी का जरूरत पड़ा, लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की कटाई के लिए कहाँ भेजे, जंगल में भेजे, है ना। महाराज के लिए एक नए महल का निर्माण करवाना था, इसलिए लकड़ी की आवश्यकता थी, ठीक है। आदमी जंगल में गए। उस समय जंगल में बहुत से लोग अमृता देवी के नाम से एक महिला के नेतृत्व में लकड़ी काटने का विरोध किया। अमृता देवी नामक एक महिला थी, उनके नेतृत्व में वहां के लोगों ने क्या किया कि उस लकड़ी कटाई वाले लोग, काटने वाले लोगों का विरोध किया और कहा कि हम लकड़ी काटने नहीं देंगे, ठीक है। फलस्वरूप राजा के आदमी को खाली हाथ लौट आना पड़ा ना। इसका नतीजा हुआ कि राजा के जो आदमी थे वह खाली हाथ लौट आए, ठीक है। दिया हुआ है, राजा को पूरी घटना की जानकारी दी, इस घटना पर क्रोध व्यक्त नहीं किया ना, यानी राजा को आकर के पूरा बात बताया। राजा समझदार थे, वह इस घटना पर क्रोध व्यक्त नहीं किए। उन्होंने कहा ना कि अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए भविष्य में जंगल की लकड़ी काटने और हानि पहुंचाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। राजा इस बात से क्रोधित नहीं हुए कि उनको जो है ना जंगल से लकड़ी नहीं काटने दिया गया, बल्कि इस बात से वह प्रभावित होकर ना वह अपने राज्य में यह ऐलान किया कि भविष्य में जंगल से कोई भी लकड़ी कटाई नहीं करेगा, ठीक है। उस वन संरक्षण के उनके प्रयास के लिए केवल उन्हें ही नहीं वरन अमृता देवी को भी अब भी याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। जंगल के संरक्षण के लिए अमृता देवी को आज भी याद किया जाता है और उस समय भी याद किया जाता था और आगे भी याद करते रहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग को दिया हुआ है केरल में कल्लन पोकडन नाम से एक बूढ़े व्यक्ति की ने जिसकी उम्र 2008 में लगभग 72 वर्ष की हो चुकी थी ना। केरल में एक आदमी थे जिनका उम्र 2008 में कितना था, 72 साल था, ठीक है। अपनी जीवन मैंग्रोव में को विलुप्त होने से बचाने के लिए उन्होंने लगाया ना। वह अपना पूरा जीवन यानी मैंग्रोव का जो वन था वह धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। उसकी समाप्ति को रोकने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, है ना। अकेले 10,000 से भी अधिक मैंग्रोव का पेड़ लगाया ना। वर्तमान में 1759 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 700 वर्ग किलोमीटर भाग इनके प्रयास से मैंग्रोव वन से भर गया ना। और अकेले जो है ना 10,000 से अधिक मैंग्रोव का पौधा लगाया, जिसका नतीजा है कि आज सैकड़ों किलोमीटर में जो है ना फैला हुआ मैंग्रोव का वन ना उन्हीं का देन है। नहीं तो अभी तक मैंग्रोव वन का जो है ना नाश हो गया रहता है, यानी वह पेड़ क्या हो गया रहता है, समाप्त हो गया रहता है, ठीक है। आगे राजस्थान में
सरिस्का बाघ रिजर्व एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय लोग खदानों में होने वाले खनन कार्य का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इन वनस्पतियों और जीवों को हानि हो रही है। राजस्थान में ना क्या हो रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है, यानी खनिजों को निकाला जा रहा है ना। तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि खनन कार्य से वन्य जीव और वनों को नुकसान पहुंचता है ना, इसीलिए खनन कार्य को आप रोक दीजिए। ठीक है। आदिवासियों का तो जीवन ही जंगल पर निर्भर है, वे ही इसके बाद सबसे बड़े संरक्षक है। आदिवासी का जो है ना जीवन ही किस पे निर्भर है, जंगल पर निर्भर है ना। और इसका सबसे बड़ा संरक्षण जो है ना वही है। प्रजनन काल में वे मादा पशुओं का शिकार करना पाप मानते थे। प्रजनन काल में मादा पशुओं का शिकार करना ना मतलब एक तरह से पाप माना जाता था कि आप मादा पशुओं का शिकार नहीं कर सकते। मादा पशु समझते हैं ना, वैसा पशु जो अपने बच्चों को जन्म देती है उसका शिकार करना क्या माना जाता था, पाप माना जाता था। ठीक है। आज भी लोग देखिएगा मुर्गा खाता है, मुर्गी नहीं खाता है, देखे है ना, है ना। मादा पशु, मादा पे लोग जो है ना अत्याचार नहीं करता। स्त्री पे अत्याचार करता है कौन, जल्दी नहीं करता है ना। मारपीट स्त्री में हो जाता है, झोटा झोटी अलग बात है, पुरुष में नहीं होता है। पुरुष में तो सांप उठाओ लाठी फाड़ दो, बात खत्म, है ना। आगे देखिए, दिया हुआ है कि उस समय लोग क्या करते थे, मादा पशुओं का शिकार करना पाप समझते थे। पौधों के उगने के मौसम में वे पशुओं को जंगल में नहीं चराते थे। वे लोग इतना मतलब कि तेज थे कि जब जिस मौसम में पशु को क्या बोलते हैं, पौधा उगता है ना, जैसे कि बारिश के बाद का समय जो होता है ना, उस समय देखिएगा नया नया पौधा खूब उगता है। तो उस परिस्थिति में पशुओं को जंगल में चराने के लिए नहीं ले जाते थे। वन के संसाधनों का वे बड़ी चतुराई से चक्रीय क्रम में उपयोग करते थे। वन के संसाधन का क्या करते थे, चक्रीय उपयोग करते थे। चक्रीय उपयोग करने का मतलब हो गया कि एक पेड़ को काटना और उसके जगह पे दूसरे पेड़ को लगा देना। कभी कभी विरल वनों में नए पौधे का रोपण उसी प्रकार से जो है ना किया करते थे। फिर घना करने का कार्य भी करते थे। वस्तुतः वह वनवासी ही प्रकृति के सच्चे संरक्षक थे। और अगर देखा जाए तो वह वनवासी यानी जंगल में रहने वाले आदिवासी ही क्या थे, जंगल का असली संरक्षक थे। क्या हुआ, मुंह लटका के बैठल है, मन मार लो का। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किसका मतलब कि क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन जो है ना उत्तराखंड में हुआ था। क्यों हुआ था, वहां के स्थानीय व्यापारी जो थे ना, यानी वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे उस समय वहां पे एक अंगू का पेड़ जो है ना कटाई, अंगू के पेड़ का कटाई सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। ठीक है। उसको रोकने के लिए वहां की महिलाएं ना और पुरुष जो भी थे वह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का जो है ना आरंभ किया। जिसमें क्या होता था कि व्यक्ति एक पेड़ से चिपक जाता था और कहता था कि पेड़ काटने से पहले तुम हमको काटो, उसके बाद पेड़ को काटना, है ना। जिसके कारण जो है ना ये मतलब कि वहां पे पेड़ कटाई पे रोक लगाया गया, है ना। तो यह चिपको आंदोलन के बारे में पूछता है, कभी कभी साइंस में भी पूछ देता है, साइंस में भी पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, सोशल साइंस में तो पढ़ना ही है। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, है ना। यह कब हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1970 के दशक, याद रहेगा ना, 1970 से 80 के बीच में, लगभग 1972। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है वन पशुओं का संरक्षण ना। वन पशु का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, इसकी उद्यान की परिभाषा इस प्रकार है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक जो राष्ट्र के प्राकृतिक और ऐतिहासिक गौरव को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी नियमों द्वारा स्थापित किया गया हो। यानी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी जैसे कि प्राणी उद्यान क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि पटना चिड़ियाघर को देखते हैं ना, उसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना, ये ना नाम है, समझ आ रहा है ना।
तो जैविक उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि वैसा जगह जहाँ पे जीव जंतु को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राणी उद्यान कहते हैं। ठीक है, दूसरे का नंबर में है अभयारण्य। अभयारण्य, अभयारण्य के बारे में पूछता है, अभयारण्य किसे कहते हैं, तो वैसा वन क्षेत्र ना जहाँ बिना किसी उच्चतम अधिकारी के ना मान्यता प्राप्त, यानी जहाँ पे आप बिना किसी उच्चतम अधिकारी से पूछे उस जगह मतलब उस जंगल के वृक्ष को काट नहीं सकते हैं, जंगली जीव को मार नहीं सकते हैं, वैसे जगह को क्या करते हैं, कहते हैं अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे बिना किसी उच्चतम अधिकारी के परमिशन के आप जंगल के लकड़ियों को काट नहीं सकते हैं, जानवरों को मार नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अभयारण्य कहेंगे। ठीक है, जैव मंडल। आगे, जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ना। विश्व में अभी प्रमुख जैव मंडलों की संख्या 243 है जो 65 देश में फैला हुआ है। इसमें से 18 को जैव मंडल कहाँ पे है, भारत में है। 243 को क्या है, जैव मंडल है। कितना है, 243 को। यह कै गो देश में फैला हुआ है, 65 को देश में फैला हुआ है, यानी 65 को देश में 243 को जैव मंडल है, जिसमें से भारत में कै गो है, 18 को। याद रहेगा। आगे हम लोग को पढ़ना है वन संरक्षण और वन विकास के लिए उपयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है वानिकी की शिक्षा बढ़ाई जाए। लोग पेड़ पौधा का कटाई इसलिए ज्यादा मात्रा में करते हैं क्योंकि उनको पेड़ पौधा से यानी वन से क्या लाभ है इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी का नंबर, वन अनुसंधान केंद्र खोला जाए। अभी वन विभाग का मुख्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देहरादून में स्थापित है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है वनों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया जाए। प्राचीन काल की वन्य संस्कृति पुनः जीवित किया जाए ना, यानी वन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए प्राचीन काल में जो संस्कृति चलता था, पुराने समय में जो संस्कृति चलता था, उसको फिर से अपनाया जाना चाहिए। प्रति वर्ष नए पेड़ लगाया जाना चाहिए। 1952 से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है ना। 1952 के बाद जो है ना प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। बहुत है करे, हम सोच रहे थे आज खत्म करेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है व्याघ्र परियोजना। ठीक है, क्या पढ़ना है, व्याघ्र परियोजना। व्याघ्र परियोजना क्या होता है समझ लीजिए, है ना। बाघ जो है ना उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। कितना संख्या है इसमें दिया हुआ है का, देखिए बाघ की संख्या जो है ना 1973 में 1827, यानी पूरे देश में 1827 गो ही बाघ था, है ना। 1985 में जो है ना 4002 गो बाघ हो गया। ठीक है, 1989 में 4334 गो हो गया। 2006 में बाघ की संख्या 1411 गो हो गया, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी 2017 के अनुसार 2010 के अनुसार हम लोग के देश में मात्र 1706 गो जो है ना बाघ है। कै गो बाघ है, 1706 गो, है ना। अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो आने वाले कुछ समय में बाघ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बाघ हुआ करता था, जो अभी है नहीं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बात न सुने कि बाघ हुआ करता था, तो हमको क्या करना होगा, इसका संरक्षण करना होगा, यानी इसको बचाना होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि बाघ जो है ना मारने से ही खत्म हो रहा है। अगर बाघ प्रजनन न करे ना तो वह नई संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। नई संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा तो जो है वो बुढ़वा होकर मर जाएगा, उसके बाद बाघ खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको बचाने के लिए कौन सा परियोजना चलाया गया, व्याघ्र परियोजना चलाया गया। उसी प्रकार से हाथी को बचाने के लिए हाथी परियोजना चलाया गया, घड़ियाल को बचाने के लिए घड़ियाल परियोजना चलाया गया। ठीक है, राजस्थान का घना पक्षी विहार भारत का सबसे बड़ा जो है ना पक्षी विहार है। ठीक है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी और बाघ को राष्ट्रीय पशु होने का गौरव प्राप्त है। मोर को हम लोग क्या मानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, और बाघ को क्या मानते हैं, राष्ट्रीय पशु। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग से पूछता है प्रजनन केंद्र किसे आप क्या समझते हैं, ना। प्रजनन केंद्र के बारे में
देखिए प्रजनन केंद्र क्या है, संकटग्रस्त जीवों की जो प्रजाति है ना, उसको किसी विशेष जगह पे प्रजनन के द्वारा ना नई संतान की उत्पत्ति करवाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के मुरौना में है घड़ियाल प्रजनन केंद्र, उड़ीसा के नंदन कानन वन में है सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ना, राजस्थान के जयपुर के निकट में है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये सभी जो है ना प्रजनन केंद्र है, जहाँ पे मतलब कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जीव है, उसको क्या किया जाता है, प्रजनन के माध्यम से नई संतान की उत्पत्ति कराया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शिकार पर रोक। अनेक भागों में प्रवासी पक्षियों की रक्षा के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं और नागरिकों की सहायता से उसके शिकार पर रोक लगाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुरहा ताल के प्रवासी पक्षी के लिए जो है ना रोक लगाया गया है ना। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार क्षेत्र है, यहाँ पे जो है ना पक्षियों के जो है ना शिकार पर रोक लगाया गया है। ठीक है, यानी पक्षियों का शिकार क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है जैव अपहरण की समस्या। भारत में बासमती चावल ना धान से अमेरिका की धान में एक नई प्रकार की प्रजाति विकसित की गई, जिसे प्लाज्मा बासमती के प्लाज्मा के समान माना जाता है। देखिए जैव अपहरण का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग के यहाँ एगो बासमती चावल होता है, धान होता है ना, उसके मतलब प्रजाति को लेकर के अमेरिका में उसमें और दूसरे प्रजाति को मिक्स करके एक नया प्रजाति बनाया गया। जैसे कि समझिए हम लोग आम खा के फेंक दिए, एगो आम का पतला सा पेड़ हो गया टिंगू वाला, है ना, टिंगू पेड़ हो गया, एगो बड़का चुके आम का पेड़ है मोटू वाला, है ना। ये दोनों पेड़, इसमें का एगो डाली को ले लीजिए और इसमें के डाली को काट दीजिए, है ना, और काट के दोनों को ऐड करके एगो नया पेड़ बना लीजिए, है ना। तो यह जो पेड़ बन के तैयार होगा, यह जो पेड़ होगा वही पेड़ ई वाला होगा। थोड़ा देर के लिए समझिएगा। जब हमने इस आम को फेंका मतलब खा करके, और जो पेड़ बना वह पेड़ जो है ना अच्छा पेड़ नहीं था, है ना, लेकिन जैसे इस पेड़ को इस पेड़ के साथ अटैच कर दिए तो यह पेड़ जो था ना वही पेड़ ई वाला हो गया। यानी यह पहले दूसरा पेड़ था, बाद में चल के दूसरा पेड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका नस्ल क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो यह जैव अपहरण कहलाएगा। ठीक है, दूसरी का नंबर सोचिए, किसी के पास जो है ना देहाती गाय है ना, जो उजला वाला होता है ना, उसका जब मतलब प्रजनन मतलब जब मान लीजिए कि उसमें जो सीमन चढ़ाया जाता है, उसमें अगर आप जर्सी गाय का सीमन चढ़ाते हैं तो उसका बच्चा बदल जाएगा, है ना, देहाती बच्चा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वह जो गाय था वह देहाती था, बाद में जो बच्चा देगा वह क्या होगा, जर्सी वाला हो जाएगा, दोनों का मिक्स हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, जैव अपहरण हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पेंडीप्लांडा ना ब्राजियन ब्रेजीन नामक एक पौधा पाया जाता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन की मिठास जो है ना चीनी की मिठास से 20,000 गुना अधिक होती है ना। यानी इसका जो मिठास है, इस पौधा का जो मिठास है, इसका मिठास चीनी के मिठास से कितना है, 2000 गुना अधिक होता है। यानी उसका अगर एगो टुकड़ा चीनी के 20,000 टुकड़ा के 2000 टुकड़ा के बराबर होगा। ठीक है, दिया हुआ है। और कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। और इसमें क्या होता है, कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। इस पौधे ना के जीव को मक्के के पौधे के प्रत्यारोपित कर मक्के की नई प्रकार की संकर प्रजाति तैयार की जा रही है। यदि यह हो गया तो इसका उपयोग भारी मात्रा में बायोडीजल के उत्पादन में और चीनी की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब वह जो पौधा है उसके कुछ अंश को लेकर के मक्के के पौधे में परिणत किया जा रहा है, यानी मक्के के पौधे में मिला करके बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब यह बन जाएगा ना तो इससे बायोडीजल इंजन जो है ना, बायोडीजल जो है ना उसका, और उसके बाद जो है ना चीनी की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। अंशुआ एक हाथ इतना उठ भी, लेकिन दो हाथ उठा के फेंक देंगे बाहर, मोटो के लिए दिमागे नहीं खे। याद रहेगा। आगे हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट हम लोग उपयोग करते हैं ना। हॉटस्पॉट क्या हो गया, एक केंद्र हो गया, है ना।
यहाँ पे हॉटस्पॉट खुला हुआ है तो इसका कुछ दूरी तक केंद्र रहेगा, इतना दूरी तक आप रह सकते हैं, है ना। इसके बाहर गए खत्म, है ना। उसी प्रकार से हॉटस्पॉट वे स्थान जहाँ जीव और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजाति को ना की बहुलता हो, उसे क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। यानी वैसा जगह जहाँ पे संकटग्रस्त प्रजाति जो है ना उसकी बहुलता हो, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। बंद।